बच्चों, आज हम सब हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 10 क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए, चित्र में दिया है, एक बच्चा पौधा लगा रहा है और कुछ बच्चे कपड़े खरीद रहे हैं। तो इसमें है मनीष बगीचे में पौधा लगा रहा है। यहाँ क्या क्रिया हो रही है? पौधे लगाने का क्रिया हो रहा है। कृष्णा अपने पापा के पास के साथ कपड़े खरीद रहा है। यहाँ कौन सा क्रिया हो रहा है? कपड़े खरीदने का कार्य क्रिया हो रहा है। तो इस वाक्य में पौधा लगाना और कपड़े खरीदना शब्दों द्वारा किसी कार्य के होने का पता चलता है, जिसे क्रिया कहा जाता है। प्रत्येक वाक्य में कोई न कोई क्रिया अवश्य होती है, क्योंकि किसी कार्य के बिना वाक्य तो अधूरा होता है। यही क्रिया को दर्शाता है। कभी कभी ऐसे भी वाक्य होते हैं जिनमें हम या कोई दूसरा व्यक्ति कुछ नहीं करता है, फिर भी क्रिया के होने की बात प्रदर्शित होती है। जैसे दीपक जल रहा है, तो यहाँ क्रिया हो रहा है, जलने का क्रिया हो रहा है ना। परिभाषा जानते हैं, देखिए, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, जागना आदि। हिंदी भाषा में क्रिया वाक्य के अंत में आती है। क्रिया वाक्य की अनिवार्यता होती है, मतलब वाक्य क्रिया के बिना अधूरा होता है। यद्यपि कुछ वाक्यों में क्रिया छिपी होती है और कुछ वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं भी होती हैं। अब दूसरा चीज़ जानते हैं, धातु क्या होता है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जो शब्द क्रिया के प्रत्येक रूपों में समान रूप से पाया जाता है वह धातु कहलाता है। धातु का रूप परिवर्तन होता है लिंग के कारण, काल के कारण, अवस्था के कारण और वचन के कारण। देखिए, लिंग के कारण कैसे परिवर्तन होता है क्रिया में। जैसे पुल्लिंग है, राहुल पढ़ रहा है, और स्त्रीलिंग में देखिए सोनिका पढ़ रही है। तो यहाँ रहा है लिंग के कारण है और रही है स्त्रीलिंग के कारण परिवर्तन हो गया है। काल के कारण क्या है? कल इस स्कूल में मैच होगा। और दूसरा उदाहरण देखते हैं, स्कूल में मैच हो रहा है। यहाँ काल क्या होगा? भविष्य काल में है और ये वर्तमान काल में है। तो यहाँ काल के कारण भी क्रिया का परिवर्तन हो गया। अवस्था के कारण तीसरा देखते हैं, बुढ़ापा बहुत कष्टकारी होता है, बचपन के दिन बड़े सुहावने होते हैं। यहाँ भी क्रिया परिवर्तित हो गया अवस्था के कारण। तो निम्नलिखित इसके अतिरिक्त भी कुछ क्रिया होती हैं, जैसे सुनता, सुनते, सुनती, सुनेंगी, सुनूंगा, लिखता, लिखते, लिख धातु से लिखता, लिखते, लिखती आदि क्रियाएं हैं। क्रिया के मूल रूप के साथ यदि न प्रत्यय लगाते हैं तो नवीन शब्द का निर्माण किया जाता है। जैसे पढ़ से पढ़ना, चल से चलना, गिर से गिरना, हंस से हंसना। अब तीसरा चीज़ जानते हैं, क्रिया के भेद। क्रिया के भेद निम्नलिखित 3 प्रकार से वर्णित किए गए हैं। पहला काल के आधार पर, दूसरा प्रभाव या कर्म के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तो काल के आधार पर क्रिया के भेद को जानते हैं। काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद हैं: भूतकालिक क्रियाएं, वर्तमान कालिक क्रियाएं और भविष्यकालिक क्रियाएं। तो भूतकालिक क्रियाएं क्या है? जिन क्रिया शब्दों द्वारा बीते हुए समय का बोध होता है उन्हें भूतकालिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे माँ, मैंने पढ़ाई कर ली। तो यहाँ क्या बीत चुका है ना, हो चुका है कार्य। वर्तमान काल की क्रिया क्या है? जिन क्रिया शब्दों के द्वारा उसी वक्त क्रिया या कार्य होने का पता चलता है उसे वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। मतलब काल, समय जो अभी हो रहा है। देखो रानी आ रही है, मतलब ये वर्तमान काल में क्रिया हो रही है। तीसरा क्या है? भविष्यकालिक क्रियाएं। जिन क्रिया शब्दों से के द्वारा आने वाले समय में होने वाले कार्य का पता चलता है या बोध होता है उसे भविष्यकालिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे उदाहरण है, बेटी कल
सुबह तेरी विदाई हो जाएगी। तो यहाँ क्या भविष्य काल में हो जाएगी, कल के लिए है, भविष्य के लिए है, तो ये क्रियाएं भविष्यकालिक क्रियाएं हो गई। अब दूसरा देखते हैं, ये तो हो गया काल के आधार पर क्रिया का भेद। दूसरा क्या है, प्रभाव या कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं? 2। पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। अब जानते हैं सकर्मक क्रिया क्या होती है। सकर्मक क्रिया नाम से ही स्पष्ट है कि जिसमें कर्म हो, है ना, जिसमें कर्म जुड़ा। सकर्मक क्रिया शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। सकर्मक, स माने स से तात्पर्य है साथ, कर्म के साथ, है ना, अर्थात कर्म के साथ की जाने वाली क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। जिस क्रिया में कर्ता के साथ कर्म होता है और कार्य का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, खाना, पीना, बनाना, सुखाना आदि। विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ क्या है, विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं। कर्म क्या है? क्रिकेट। क्रिया क्या है? खेलना। तो खेलने क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? क्रिकेट पर। क्या खेलते? क्रिकेट को खेलते हैं। तो उपयुक्त वाक्य में क्रिकेट का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म खेलने पर पड़ रहा है। समझ में आया? कर्म खेलने पर पड़ रहा है, क्रिया क्या हो रहा है? क्रिकेट खेलने पर पड़ रहा है। सकर्मक क्रिया के भेद जानते हैं। सकर्मक क्रिया के 2 भेद हैं। पहला एक कर्मक क्रिया, दूसरा द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया क्या है? जिन क्रिया शब्दों द्वारा कार्य क्रिया के एक कर्म का बोध होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दीपिका ने माला बनाई, यहाँ क्या है? कर्म एक है, माला बनाना। द्विकर्मक क्रिया क्या है? जिन क्रिया शब्दों के द्वारा क्रियाओं के 2 रूप वर्णित किए जाते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सीमा ने सौम्या से गीत सुना, यहाँ क्या है? दो कर्म है। सीमा ने सौम्या से गीत सुना, क्या है? सौम्या और गीत, ये 2 कर्म हैं। अकर्मक क्रिया देखते हैं। अकर्मक शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। अकर्मक, अ का अर्थ है बिना तथा कर्मक का अर्थ है कर्म के साथ, बिना कर्म के साथ, अर्थात बिना कर्म के साथ की गई क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। जिस क्रिया में कर्ता के साथ कर्म नहीं होता है और कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, सोना, रोना, उड़ना, बैठना, चलना आदि। तो इस वाक्य में, उपयुक्त वाक्य में सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, हंसना कर्ता पर पड़ता है, और इस वाक्य में कर्म नहीं दिखता है। तीसरा देखते हैं, प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। क्रिया के अंतर्गत वाक्य में क्रियाओं के प्रयोग या संरचना के आधार पर 6 प्रकार के वर्णित किए गए हैं। पहला सामान्य क्रिया, कृदंत क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तो देखते हैं सबसे पहले सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया जिस क्रिया का प्रयोग सामान्य रूप से परंपरागत ढंग से वर्णित की जाती है, अर्थात वाक्य में एक ही क्रिया के प्रयोग होने पर उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे सुमित ने पेन खरीदा, ये सामान्य क्रिया हो गया। दूसरा देखते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या है? जब वाक्य के अंतर्गत एक से अधिक क्रियाओं को वर्णित किया जाता है तो वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। इस संयुक्त क्रिया के वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है तो दूसरी सहायक क्रिया होती है। जो मुख्य क्रिया को विस्तार प्रदान करती है उन्हें रंजक क्रिया भी कहते हैं। यही रंजक क्रिया मुख्य क्रिया का अंग बनकर उसे प्रभावी बनाती है। जैसे उदाहरण है, मोहित कंप्यूटर से पढ़ाई करता है। यहाँ क्या है? पढ़ाई करता है ना। पढ़ाई क्या है? मेन क्रिया, और करता है क्या है? ये सहायक क्रिया है। अगला देखते हैं नाम धातु क्रिया। ये क्रियाएं धातु से न निर्मित होकर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण आदि शब्दों से बनती है। इन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे देखो तो ये लड़कियां कैसे बतिया रही हैं।
यहाँ क्या है, बात शब्द है से बतियाना शब्द बना, बतियाना क्रिया बना, है ना। बात से बतियाना और भी संज्ञा है, सर्वनाम है, और विशेषण से नाम धातु क्रिया बनती है। जैसे झूठ से झुठलाना, अपना से अपनाना, ये सर्वनाम है। फिल्म से फिल्माना, लात से लतियाना। अगला देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया से तात्पर्य है कि किसी से प्रेरणा प्राप्त करके कार्य करना। जिस कार्य को स्वयं करता न करके दूसरे को प्रेरित करता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मिश्रा सर हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया की रचना के लिए मूल क्रिया में आना एवं वाना प्रत्यय जोड़ा जाता है। पढ़वाना, पढ़वाते हैं, है ना, जोड़ा जाता है। लिखना, लिखाना, लिखवाना, सुनना, सुनाना, सुनवाना, पढ़ना, पढ़ाना और पढ़वाना। प्रेरणार्थक क्रिया के भेद देखते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, जब कर्ता द्वारा स्वयं करने की प्रेरणा प्रदान की जाती है तब प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे माँ बच्ची को सुलाती है। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, जब कर्ता द्वारा किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है परंतु वह कार्य में स्वयं सम्मिलित नहीं होता है, तब द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे मैंने आलोक द्वारा राजन को कार चलाना सिखलवाया। तो यहाँ क्या है, दूसरों के द्वारा कार्य करवाया गया है। तो ये हो गया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। और अगला देखते हैं पांचवा पूर्वकालिक क्रिया। जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले की जाती है अर्थात मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे श्वेता ने याद करके निबंध सुनाया। कृदंत क्रिया क्या है, जब क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर नवीन क्रियाओं को निर्मित किया जाता है तो उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। ये जैसे लिख से लिखता, लिख प्लस आ लिखा, सुन प्लस ता, ये प्रत्यय लगकर ये क्रिया बनती है। तो बच्चों आप लोग को समझ में आया क्रिया के परिभाषा, क्रिया के भेद और क्रिया के भेद के उदाहरण आप लोग को समझ में आया। अब प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। क्रिया किसे कहते हैं उसकी परिभाषा लिखिए। तो जिन शब्दों द्वारा किसी कार्य के करने होने का पता चलता है तो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। दूसरा प्रश्न है तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तीसरा प्रश्न है क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। धातु का रूप किन कारणों से परिवर्तित होता है। तो धातु का रूप किन कारणों से परिवर्तित होता है। धातु का रूप लिंग, काल एवं अवस्था के अनुसार परिवर्तित होता है। धातु का रूप किन कारणों से हो गया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। आशा आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।